तो बच्चों वेलकम, मैं हूं रविंद्र सर और आप लोग जुड़े हुए हो जॉय फिजिक्स से, जहां हम करते हैं फिजिक्स को एंजॉय। और 11th स्टैंडर्ड का हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड वाले टॉपिक पे। डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ आपको बिल्कुल मैंने क्लियर करवा दिया। आप उन दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हो और उसका आपको सम्स का वीडियो भी मिल जाएगा। सम्स स्पेशली पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग सम्स होंगे। ओके, अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं बेटा? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड की बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे बिल्कुल बढ़िया से। तो आपको समझना है कि ये दो टॉपिक आपको ऑलरेडी आते हैं। तो हम लोग पहले समझते हैं एवरेज स्पीड, फिर समझेंगे एवरेज वेलोसिटी। दोनों समझ सकते हैं एक साथ, इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए कैसे समझाता हूं मैं। ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। यहां पे एक पर्सन है, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो d है। तो ये जो पर्सन A है वो यहां से यहां पहुंचने के लिए कुछ टाइम तो लेता होगा ना, बिना टाइम के थोड़ी पहुंचता होगा, कुछ ना कुछ टाइम तो उसने लिया होगा। ठीक है, तो यहां से मान लो यहां पहुंचने के लिए उसने टाइम ले लिया बेटा t। टाइम कितना लिया? t टाइम में वो s से e तक आ जाता है। ओके, समझ में आया? तो ये जो फिनोमेना आया इसको हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यानी क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये तो हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन स्टार्टिंग से एंड तक जाता है, वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है d। उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको कुछ टाइम लगता है t। तो स्पीड का इक्वेशन क्या बनाया गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डेफिनेशन अगर आप बनाना चाहोगे तो बिल्कुल द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बिल्कुल पक्का, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बोलो पक्का कि नहीं? बिल्कुल आगे। बट यहां पे एवरेज स्पीड है बच्चों। क्या है? एवरेज स्पीड। अभी एवरेज क्यों ऐड किया गया है ये भी आप समझिए ध्यान से, कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि ये पर्सन आगे जा रहा है पर ये बहुत लंबा डिस्टेंस है। मान लो ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ओ बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर देते हैं। पर्सन के बारे में भी सोच लेते हैं 50 किलोमीटर। तो ये कंटिन्यूअसली 50 किलोमीटर तो रन नहीं करेगा, बीच में मान लो स्टॉप ले रहा है। जैसे कि हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं, घर से निकलते हैं और फैमिली के साथ अगर हम घूमने जा रहे हैं तो जहां पे जाना है उसके बीच में हम कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड से चलते हैं या स्पीड में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मान लो रास्ता बिल्कुल ओपन है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो हमारी स्पीड 100 से भी ऊपर चली जाएगी। पर बच्चों अगर मानो आपके ट्रैफिक बहुत है, ज्यादा है, बिल्कुल रुका हुआ है, तो आपकी जो स्पीड है उस टाइम पे कितनी हो जाएगी? 0। मान लो आप रेलवे फाटक पे हो, रेलवे फाटक बंद है, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई? 0। तो यानी आपकी जर्नी के दौरान स्पीड सेम नहीं रहती है, वेरिएबल होती रहती है। यानी बिल्कुल खुला रोड है तो स्पीड एकदम बढ़ गई, बंद है, ट्रैफिक है, फाटक आ गया, आप कहीं रुके हो तो स्पीड क्या हो गई? 0 हो गई। हाँ, और फिर थोड़ा सा ट्रैफिक है तो स्पीड एवरेज हो, थोड़ी कम हो जाएगी। यानी स्पीड वेरिएबल है। यस, इसीलिए बच्चों कौन सा टर्म हमें यूज करना है स्पीड के लिए? अब एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड में क्या है? ध्यान से देखो,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड में वही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, पर टोटल डिस्टेंस आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने स्टार्ट किया एस से और एंड किया ई पे, और इसके दौरान आपने बीच में कई जगह स्पीड बढ़ाई या घटाई। हाँ, तो जब आप रुके, मान लो रुके भी आप कहीं पे, तो भी आप उसके बाद की जर्नी तो आपकी चलती रही ना, तो इतने टाइम इंटरवल में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, या टोटल हटा दो तो भी चलेगा। आपको समझना है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही इक्वेशन, सेम इक्वेशन है, पर एवरेज क्यों लिया है वो आपको समझ में आया ना, क्योंकि पूरे पाथ के दौरान, पूरे डिस्टेंस के दौरान स्पीड सेम नहीं रहती है। तो डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड आप क्या लगा सकते हो बच्चों? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टाइम इंटरवल is called average speed। समझ में आया? the ratio of total distance to time interval is called average speed। बिल्कुल यस। अब आप एक और बात यहां पे ध्यान दीजिए, जो टोटल डिस्टेंस है क्या हम उसको पाथ लेंथ भी कहते हैं? टोटल डिस्टेंस यानी क्या हो गया? पाथ लेंथ हो गई भाई, तो हम उसको पाथ लेंथ भी कहते हैं, इसलिए हमें पाथ लेंथ भी ऐड करना पड़े, तो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस की जगह आप पाथ लेंथ भी लिख सकते हो। तो पाथ लेंथ टू टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। समझ में आ गया? बिल्कुल पक्का। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट दो होंगे, एक होगा एसआई, दूसरा होगा सीजीएस। अब यूनिट कैसे बना देखो, डिस्टेंस पाथ लेंथ डिस्टेंस, यूनिट क्या होगा उसका? मीटर, और नीचे टाइम यानी सेकेंड इनवर्स, यहां पे बेटा सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। बोलो क्लियर हुआ? सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। बोलो क्लियर? आगे ना बेटा, यस और नो? क्लियर के नहीं? चलो बच्चों, क्लियर हुआ इतना? बिल्कुल साफ। मीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाए। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L1t माइनस 1, क्योंकि मीटर पर सेकेंड का क्या होगा? L1t माइनस 1। सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस में हो गया, इधर आपका मीटर पर सेकेंड हो गया। चलिए बताइए दूसरी बात, ये कुछ नोट्स बना लेते इसकी। पहली नोट जो थी वो यूनिट हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों भाई? क्योंकि डिस्टेंस और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, टोटल डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। हाँ, नेगेटिव नहीं होगा, जीरो तो हो सकता है, क्योंकि कुछ टाइम गया और बॉडी वहीं खड़ी रही, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? जीरो। तो उस टाइम के अंदर स्पीड क्या होगी? जीरो। हाँ, समझ में आया? बिल्कुल क्लियर। अब ये बात देखो, ऑलवेज पॉजिटिव। कौन है ऑलवेज पॉजिटिव? एवरेज स्पीड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और डिस्टेंस और टाइम दोनों आप देखो कभी नेगेटिव नहीं होंगे। चलो, ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों इसके बारे में। यूनिट वगैरह हो गई, डायमेंशन की बात हो गई, पॉजिटिविटी की बात हो गई, बस और क्या है, स्पीड में और ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे होगा? देखो, सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। यार, आप एक गोधरा सिटी से हो,
कहाँ से हो, गोधरा से, और आप अहमदाबाद जा रहे हो। डिस्टेंस टोटल आपने ट्रैवल किया 120 किलोमीटर और टाइम लग गया आपको 3 आवर। तो आपको स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड कितनी, बताइए एवरेज स्पीड कितनी होगी। चलो 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 जल्दी, सिंपल है ये तो। यस, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी, डिस्टेंस अपना 120 और ये किलोमीटर एंड आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर, एच लिख सकते हो, एच। ओके, यस, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, इसमें तीसरा एक पॉइंट ऐड कर दो। यहां पे देखो, आप एवरेज स्पीड को इस तरह से डिनोट करोगे। एक ये तरीका है, डिनोटेड बाय, देखो यहां पे लिख देता हूं, डिनोटेड बाय v के ऊपर बार या v लेस देन ग्रेटर देन में, एंड v के साथ आप क्या लिख दो, avg। we can denote average speed by these 3 symbols, v के ऊपर बार, v को लेस देन ग्रेटर देन के अंदर और v के साथ एवरेज। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया, समझ में आया कि नहीं बेटा? यस, बिल्कुल सिंपल तरीका है। वी कैन डिनोट इट बाय जस्ट 3 सिंबल्स, v के ऊपर बार, लेस देन ग्रेटर देन में v और v एवरेज। ओके, पक्का तरीका समझ में आ गया बिल्कुल एवरेज स्पीड का। बेटा इसको हटा देता हूं मैं, सिर्फ आप जब स्क्रीनशॉट लोगे तब आप क्या समझ रहे हो अभी, एवरेज स्पीड, फिर वेलोसिटी बाद में समझेंगे, पहले हम लोग स्पीड समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से बेटा, थोड़ा सा जल्दी करिए। चलो, हो गया ना? यस, अब मैं आपको यही एवरेज स्पीड हम लोग जेई नीट के बेसिस पे करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग नीट का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसी से, जो अभी मैं आपको टेक्निक सिखाने वाला हूं। देखो इस टेक्निक में क्या होता है बेटा, इस टेक्निक में क्या होता है कि हम लोग ऐसा समझते हैं कि भाई डिस्टेंस टोटल यानी d1 प्लस d2 बाई d1 प्लस d2, अगर 2 डिस्टेंस हुए, 3 हुए तो d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन d1 प्लस d2 प्लस d3, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। सिंपल तरीका है। बट जब जेई नीट के अगर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो आप भी जानते हो वो इतना सिंपल सरल नहीं पूछेंगे, कुछ अलग से अपना कंसेप्ट लगा के पूछेंगे बेटा। तो उस दौरान जो कंसेप्ट लग सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखूं एवरेज स्पीड, आप इक्वेशन जान सकते हो, v बार इज इक्वल टू d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। अगर 2 डिस्टेंस और 2 अलग अलग टाइम दिए हैं तो एग्री हो ना? यानी ये कैसे हो गया, देखो आप A से निकले B पे गए 50 किलोमीटर और आपको टाइम लगा 2 आवर, फिर B से गए C और आपने फिर से 50 किलोमीटर कवर किया पर टाइम लगा 3 आवर, या इसको आप कुछ और दे सकते हो 100 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया? अब आपको ऐसा पूछेंगे ड्यूरिंग योर जर्नी A to C what is your average speed during the journey or total journey from A to C, what is the average speed? तो ये आप D1 मानोगे, ये आप D2 मानोगे, ये T1 मानोगे, ये T2 मानोगे। तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे बच्चों? तो आप करोगे बेटा D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2, यानी 50, D1 50 प्लस D2 कितना 100 अपॉन T1 2R प्लस T2 3
तो आप सॉल्व करोगे 150 ऊपर हो गया, नीचे 2 + 3 5 हो गया, 5 3 यानी 30 आपको आंसर मिल जाएगा, वो भी km/h। क्लियर है ना? यस, बिल्कुल सिंपल तरीका है बेटा, बिल्कुल सिंपल, एकदम इजी। अब अगर 3 डिस्टेंसेस आर गिवन होते बेटा, 3 अलग अलग डिस्टेंस होते हैं, D1 D2 एंड D3, तो वैसे आप कैलकुलेट कर लेते, 4 होते तो वैसे, तो वही तरीका बन गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। अब इसमें एक केस मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना है। यस, एक केस और इंपॉर्टेंट केस है, देखो समझो। D एंड T अगर गिवन है तो ये इक्वेशन लगा के क्या आप फाइंड कर सकते हो? D एंड T डिस्टेंस एंड टाइम गिवन है तो ये इक्वेशन आप लगा सकते हो। बट अगर टाइम की जगह v गिवन हो तो क्या किया जाएगा? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो क्या करना है, ध्यान से समझना है आपको बेटा। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि हम लोग A से B गए, B से C गए, तो यहां पे हमें डिस्टेंस D1 दिया, ये डिस्टेंस D2 दिया, और इस डिस्टेंस के दौरान हमारी स्पीड v1 रही और b2c हमारी एवरेज स्पीड v2 रही। बोलो समझ में आया बेटा? हाँ कि ना, मैसेज करो, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर सर। तो यहां पे आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? तो आप तो कहोगे सर इक्वेशन तो d1 + d2 अपॉन t1 + t2 है, तो मैं कहूंगा यस बच्चों यही है। फिर आप ऐसा कहोगे सर d1 d2 तो गिवन है, तो हम लोग यहां पे रख देंगे। बट सर t1 t2 नहीं दिया है, उसकी जगह पे हमें v1 और v2 दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? तो बेटा हमें करना पड़ेगा t को रिप्लेस d और v से। किससे? d और v से। तो बेटा यहां पे हमारा इक्वेशन बनने वाला है, ध्यान से देखिए, या मैं साइड में यही लिख देता हूं, d1 और d2 वैसे के वैसे ही रखिए। t1 की जगह क्या रखोगे? देखो v = d अपॉन t, तो t के बराबर क्या हो जाएगा? t इधर आएगा, v नीचे जाएगा, क्या लिखेंगे? d/v लिखेंगे। तो t1 की जगह d/v पर 1 है तो 1 1। इसी तरह से t2 की जगह भी क्या लिखा जाएगा? d/v पर 2 है तो 2 2। बोलो क्लियर हुआ? यस और नो बेटा? हाँ के ना? क्लियर, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करना है, अच्छे से करना। अब देखो इसमें भी हम स्पेशल केस देते हो, कई बार स्पेशल केस देते हैं, और ये इसी के ऊपर बेस्ड नीट में क्वेश्चन भी है। नीट में क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर की आप अगर बुक्स फॉलो करो तो आपको देखने को मिल सकता है। इसी से ये जो केस कर रहा हूं, देखो d1 = d2 = d, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? अगर ऐसा बोले कि A से B और B से C दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, तो आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप? तो मैं कहूंगा बेटा ऐसा हो सकता है ना, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है आपको कि ऐसा ना हो? ऐसा होगा नहीं, ऐसा सर हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत थोड़ी है, हो सकता है बेटा। क्लियर है कि नहीं? यस यस, बिल्कुल क्लियर। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्या मेरे बच्चों ऐसा हो सकता है? तो यस हो सकता है। हाँ, दोनों डिस्टेंस सेम हो सकते हैं। चलो, तो अगर दोनों डिस्टेंस सेम हुए तो v बार क्या लिखा जाएगा? d + d 2d, ये भी d बाहर ले दो,
V1 प्लस 1/V2। आके ना बच्चों, क्लियर ना? D प्लस D 2D हो गया, यहां भी D यहां भी D कॉमन ले लिया। अब ये D कट हो जाएगा तो ऊपर बचा 2, नीचे एलसीएम लगेगा। यहाँ पे देखो V1 इंटू V2, V2 इधर V1 इधर, तो ऊपर V1 प्लस V2 या V2 प्लस V1 लिख सकते हो आप लोग। समझ में आया इसका एलसीएम? V1 इंटू V2, ऊपर ये V2 और ये V1, तो V2 प्लस V1 या V1 प्लस V2, दोनों बातें एक ही हैं, दोनों बातें एक ही हैं। क्लियर? यस। तो V बार इज इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा, तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये डायरेक्टली आप इक्वेशन लगा के इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो, पर ये कंडीशन होनी चाहिए। 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अच्छा, मान लो 3 डिस्टेंस होते हैं, 3 डिस्टेंस, ये 2 के लिए हो गया। मान लो 3 की बात करें, फॉर 3 क्या होगा? बोलो, सोचो, फॉर 3 क्या हो जाएगा? अगर 3 होते तो बच्चों क्या होगा? तो आप कहोगे सर कुछ भी नहीं, V बार इज इक्वल टू 3V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? यस। देखो 2 है ना, तो 2V1 V2, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो एक एक लिखना है। अब 3 हो गए ना, तो 3V1 V2 V3, पर नीचे 3 है तो 2 लिखने हैं। V1 V2 V2 V3 V1 V3 और V3 V1 जोड़ियां बनानी। अगर 4 होते तो क्या होता? देखो 4V1 V2 V3 एंड V4। क्या क्लियर है बेटा? नीचे कितने कितनी जोड़ियां बनानी है, कितने कितने को साथ लिखना है? 3 1 2 3। समझ में आया कि नहीं आया? 2 3 4, 1 2 3 हो गया, 2 3 4 हो गया, ऐसे वर्ग में नहीं, 1 3 4। क्लियर क्या नहीं? अब ऐसे जोड़ियां बनती जाएंगी, पर मेरे पास एक सिंपल तरीका भी है, लॉजिकल तरीका है। V1 V2 V3 V4, V1 V2 V3 V4। समझना, ऐसा नहीं करना है आपको, पर मैं एक तरीका बता देता हूं। देखो ये सही है कि गलत है? तो ये तो गलत है सर, एक कम लिखना है। तो देखो पहले में पहला नहीं, दूसरे में दूसरा नहीं, तीसरे में तीसरा नहीं, चौथे में चौथा नहीं। समझ में आया? जोड़ियां बन गई 3 3 की। देखो 2 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2 3 बालिक का है, हालांकि उल्टी बन गई है। यानी उल्टी का मतलब जो पहले लिख रहे हैं वो लास्ट में, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर भी देखो, इधर भी ऐसा ही कर सकते हैं। 3 है ना, तो पहले में पहला मत लिखो, दूसरे में दूसरा मत लिखो, तीसरे में तीसरा मत लिखो, बन जाएगी ये जोड़ी। देखो इसमें तीसरा नहीं है, इसमें पहला नहीं है और इसमें दूसरा नहीं है। V1 V2 V3 में से इसमें V3 तीसरा नहीं है, इसमें V1 पहला नहीं है, इसमें V2 दूसरा नहीं है। तो अपना लॉजिक एकदम जोरदार है। पहले में पहला नहीं, दूसरे में दूसरा नहीं, तीसरे में तीसरा नहीं। तो पहले में पहला नहीं यानी V2 V3 लिखते हैं आप, दूसरे में दूसरा नहीं यानी V1 V3 लिखते हैं, तीसरे में तीसरा नहीं तो V1 V2 लिखते हैं। वो सारे नीचे मिलेंगे आपको। तरीका समझ में आया? पहले में पहला नहीं, दूसरे में दूसरा नहीं, तीसरे में तीसरा नहीं, फिर 10 हो गए, 1000 हो, 2000 हो। हालांकि ऐसे नहीं होंगे,
पर आप लिख लेना, नोट कर लेना कि सर ने बताया था पहले में पहला नहीं, दूसरे में दूसरा नहीं, तीसरे में तीसरा नहीं। यानी जब डिस्टेंस सेम हो और एवरेज स्पीड पूछा जाए आपसे तो आप बिल्कुल घबराओ मत। दो दिए हैं तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, 3 दिए हैं तो 3v1 v2 v3 अपॉन पहले में पहला नहीं, दूसरे में दूसरा नहीं, तीसरे में तीसरा नहीं। शॉर्ट ट्रिक। चलो क्लियर। तो अब सारे के सारे सम्स आप इस तरह से कर पाओगे। अब दूसरी साइड चलते हैं बेटा, दूसरा भी होगा ना, T and V are given। अब आप कहोगे सर आपको कैसे ये सारे केसेस याद है? देखो सम्स के तरीके ऐसे होते हैं, सिंपल डी बाई डी है तो डी और टी दिया हो तो एवरेज स्पीड निकालने में क्या थोड़ी तीर मारना है, लल्लू बन सकते हैं। बट डी और टी में से एक चीज न दी हो तो निकालना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। तो इसीलिए देखो इसमें डी और वी दिए हैं तो अब टी और वी, यहाँ पे डी नहीं दिया, यहाँ पे टी नहीं दिया। अब देखो क्वेश्चन कैसा होगा, ये का ये क्वेश्चन हम लोग ए से बी गए, बी से सी गए, ए से बी डिस्टेंस नहीं दिया है इसका, तो आपको कहा टाइम t1 लगता है और स्पीड v1 है, टाइम t2 लगता है और स्पीड v2 है। ऐसा कहा होगा, ऐसा कहा होगा। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस और नो? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। टाइम दिया है यानी आपको एवरेज स्पीड इतनी से आप चले कितने टाइम के लिए? t1 टाइम के लिए। एवरेज स्पीड इतनी से आप चले कितने टाइम के लिए? t2 टाइम के लिए। क्लियर? ओके, तो अब आप एवरेज स्पीड क्या लिखोगे सर? वही अपना पुराना इक्वेशन t1 प्लस t2 अपॉन t1 प्लस t2 बराबर कर देंगे। तो इस बार तो t1 t2 तो दिया है सर, तो मैं छेड़ूंगा नहीं t को, तो क्योंकि t1 डेटा है। अब हमें किसको रिप्लेस करना है सर? अब हमें t को रिप्लेस करना नहीं है, d को रिप्लेस करना है। ओ कैसे? तो d बाई t को हम भी लिखते थे। हाँ सर ये इक्वेशन तो आपने पढ़ाया था अभी और ऊपर लिखा भी हुआ है ये ना। तो अब अगर आपको d लिखना है तो क्या करोगे? d t को इधर लेके आ जाओगे तो vt हो गया ना। अरे हाँ समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? यस तो बिल्कुल क्लियर बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे d इजिकल्स टू vt आपको रखना पड़ेगा इसमें, तो d1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? vt पर 1 1 प्लस d2 इजिकल्स टू v2 t2। क्लियर ना? हाँ क्या ना बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं? ये सिंपल है, d की जगह vt रखना पड़ रहा है। अब यहाँ पे भी स्पेशल केस, इफ t1 is equal to t2 is equal to t, अगर टाइम इक्वल हो, देखो d एंड v गिवन है तो d गिवन है पर वो सेम दिया होता था, यहाँ t एंड v गिवन है तो t गिवन है, तो अगर t सेम होता तो क्या? तो हम लोग t सेम रख देते हैं। देखो v1t प्लस v2t, यह आपको पता ही है सेम होगा तो कॉमन आ जाएगा। t प्लस t 2t, यहाँ ये भी t और ये भी t तो कॉमन ले लिया, ये t कट हो गया तो आंसर क्या आया? v1 प्लस v2 बाई 2। क्या समझ में आया बच्चों? v1 प्लस v2 बाई 2। अगर हमारा यहाँ पे 3 का केस लेते हैं, फॉर 3, अगर 3 होते बेटा, 3 होते तो v बार क्या लिखा जाता? v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3। क्लियर के लिए? v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3 बिल्कुल क्लियर। 4 होते तो बेटा, 4 होते तो क्या लिखते हैं हम लोग?
v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बाई 4। क्लियर कंसेप्ट? तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन करो अच्छे से।